हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं, करते हैं हम जो है आपको करने। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है ब्लॉक 2 में यूनिट 3 के पार्ट 2 में हम जो है आपको 3.8.1 तक कवर करेंगे। तो चलिए, इससे पहले हमने सारे बना दिए हैं वीडियो, वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दे रखे हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब मेंटली रूप से उनका ब्रेन जो है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो दे रखे हैं इसमें, ए चाइल्ड इज सेड टू बी मेंटली रिटार्डेड व्हेन ही हैज सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विद डेफिसिट इन एडेप्टिव स्किल्स एरियाज लाइक सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन, home living and community use, social and self skills, self direction, health and safety, functional academics, leisure and work। कहते हैं एक चाइल्ड को मेंटली रिटार्डेड कब समझा जाता है, कहा जाता है जब उनके अंदर में सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है। सब एवरेज मतलब एवरेज से कम होती है, एवरेज नहीं होती है। उनके अंदर में कमियां होती है, डेफिसिट्स होती है। एडेप्टिव स्किल्स की, एडेप्टिव स्किल्स का मतलब है कि समय के साथ हर एक स्किल्स को हमें सीखना होता है, तो वो ऐसे बच्चे नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर में कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, घर पे रहने की दिक्कत होती है, होम लिविंग, समुदाय में रहने की दिक्कत होती है, समुदाय में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, सामाजिक और खुद की जो स्किल्स होती है उनको वो नहीं सही से कर पाते हैं, खुद का उनका सेल्फ डायरेक्शन नहीं होता है, हेल्थ और सेफ्टी से भी वो उतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते हैं, एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई में, लेज़र और वर्क भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, मतलब फुर्सत में जब रहते हैं या काम करते हैं तो भी वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। समटाइम्स अ चाइल्ड सिम्स टू बी नॉर्मल विद विजन, हियरिंग एंड लिम्स इम्पैक्ट। और कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि जो चाइल्ड है उनके अंदर में जो विज़न, हियरिंग और लिम्स का जो इंटैक्ट है, तीनों का जो जोड़बंधन है या जोड़ है, इंटैक्ट है, वो नॉर्मल है। बट ही डज़ नॉट बिहेव अप्रोप्रिएटली टू हिज एज, लेकिन अपने उम्र के मुताबिक से वो ठीक ठाक से बिहेव नहीं करता है। विच लीड्स टू कन्फ्यूज़न एंड मिसकॉन्सेप्शन अबाउट हिज डिसेबिलिटी, जो कि उनकी जो अयोग्यता है और उनकी जो नासमझदारी है, ठीक है, साथ ही साथ जो कन्फ्यूज़न है उनको जन्म देती है। आगे हैं 3.6.1 में, तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का जो है अगर हम साइकोलॉजी तरीके से अलग अलग करें तो कैसे समझें कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है। तो इसमें दे रखे हैं कि द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AAMR, हैव क्लासिफाइड मेंटल रिटार्डेशन। इन्होंने क्या किया था, जो AAMR था, इन्होंने मेंटल रिटार्डेशन, जिनका नाम शॉर्ट में इन्होंने MR दिया है, इनको जो है क्लासिफाई किया था। और किस लेवल पे क्लासिफाई किया था, तो IQ के आधार पर, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया था। और इन्होंने बताया था कि लेवल जो 1 है, इसमें 1 में जो है माइल्ड जो होते हैं इनकी IQ लेवल 50 से 70 होती है, जो मॉडरेट होते हैं उनकी IQ लेवल 35 से 40 होते हैं, जो सीवियर होते हैं, ज़्यादा गहरा होते हैं, उनकी 20 to 40 होती है, और काफ़ी ज़्यादा जो गंभीर होते हैं, नहीं झेलने लायक होते हैं, तो उनकी IQ लेवल 20 से भी कम होती है। आगे हैं 3.6.2 में
एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, इनको एजुकेशन के आधार पर कैसे अलग अलग किया गया है। द एजुकेशनिस्ट classify mental retardation according to the functional ability of the individual such as educable mentally retarded, trainable mentally retarded and C में custodial mentally retarded। सिपानी का दिया हुआ है 1991 का स्टेटमेंट। तो जो शिक्षावादी लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने मेंटल रिटार्डेशन को जो है, जो व्यक्ति के जो कार्य करने की क्षमता है, पढ़ने लिखने की क्षमता है, उनके आधार पर इन्होंने अलग किया है। और उन्होंने माना है कि ऐसे भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ए जो है इसमें ए में दिया है, जिसको कि शिक्षा दिया जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है, इसलिए वो एडिक्वेबल नाम दिए गए हैं। मतलब मेंटली रिटार्डेड तो हैं लेकिन वो शिक्षित किया जा सकता है उनको। दूसरा है ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, मतलब ऐसे मेंटली रिटार्डेड हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। और तीसरा जो है इसमें कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड, मतलब इनकी हालत बहुत ही गंभीर होती है, इनको कस्टडी में रखना होता है, अपनी कस्टडी में रख के इनको जो है इनके अंदर सुधार लानी होती है। द लेवल्स अलॉन्ग विद IQ स्कोर रेंज एसोसिएटेड विद ईच लेवल आर शोन इन द चार्ट। कहते हैं जो लेवल है इसमें IQ लेवल के साथ भी इसको रखा गया है और हर एक लेवल को जो है इस चार्ट में जो है दिखाया गया है। यहाँ पर मैं दे भी रखा है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर में, तो जैसे कि यहाँ पर में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है, IQ लेवल एजुकेटर्स उनका एक तरफ है और IQ स्कोर्स एक तरफ है। इस चार्ट से आप एग्ज़ाम में बहुत बेटर भी कर सकते हैं। जो प्रोफाउंड होते हैं इनका IQ 10 to 20 होते हैं, सीवियर जो होते हैं जो 20 से 30 होते हैं, मॉडरेट होते हैं ना तो ज़्यादा ना तो कम होते हैं, इनका 30 to 40 होते हैं, माइल्ड जो कम होते हैं 40 से 50 होते हैं, कस्टोडियल जो होते हैं वो 50 से 60 होते हैं, जो ट्रेनेबल होते हैं वो 60 से 70 होते हैं और एजुकेबल जो होते हैं वो 70 से 80 होते हैं। मैंने सारे वर्ड का मीनिंग पहले से बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि द मोस्ट सीवियर फॉर्म्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर रिलेटिवली अनकॉमन, मतलब सीवियर जो फॉर्म है मेंटल रिटार्डेशन की वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ता है, बहुत कम बच्चों में ये चीज़ दिखाई पड़ती है। प्रोफाउंड सीवियर एंड मॉडरेट रिटार्डेशन टुगेदर मेकअप ओनली 10% ऑफ ऑल केसेस, मतलब जितने भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनमें से केवल 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं या केसेस होते हैं जिनमें प्रोफाउंड सीवियर या मॉडरेट रिटार्डेशन देखा गया है। Children with profound and severe retardation usually have so few skills that they must be supervised constantly। कहते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर में प्रोफाउंड और सीवियर रिटार्डेशन होते हैं उन्हें सामान्यतः है उनके अंदर कुछ ही स्किल्स होते हैं और उन्हें जो है लगातार जो है निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। दे मस्ट बी सुपरवाइज्ड कॉन्स्टेंटली। Consequently, they typically live in institutions where they can be taught self-help skills such as dressing, feeding and toileting। और परिणाम स्वरूप उन्हें जो है समांतर जो है या ख़ास करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता है जहाँ पे उन्हें अपने आप को कैसे स्किल्स पैदा करे वो सिखाया जाता है, जैसे ड्रेस कैसे पहने, अपने आप को कैसे भोजन करे, कैसे वो टॉयलेट जाए, ये सब सारी चीज़ें दी गई है। और ये सारा जो स्टेटमेंट है वो रीड, विल्सन और फॉ का है जो 1991 में उन्होंने दिया था। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं चिल्ड्रन विद मॉडरेट रिटार्डेशन में डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ नॉन रिटार्डेड 7 और 8 ईयर ओल्ड। कहते हैं चिल्ड्रन जिसके अंदर में मॉडरेट रिटार्डेशन होती है वो अपने आप में इंटेलेक्चुअल स्किल को पैदा कर सकते हैं। मतलब ऑफ नॉन रिटार्डेड जो कि 7 और 8 ईयर ओल्ड अगर कोई बच्चा होता है तो उनके अंदर में जितने स्किल्स होते हैं उतना स्किल्स तक तो ये मॉडरेट वाले अपने आप के अंदर में उतार सकते हैं। विद द लेवल ऑफ फंक्शनिंग दे समटाइम्स फाइंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ऑन सिंपल टास्क अंडर क्लोज सुपरविजन। कहते हैं कि अगर फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप को काम करते हुए पाते हैं। कुछ छोटे मोटे काम करते हैं सिंपल सा, लेकिन ये काम तभी कर पाते हैं जब इनको आप निगरानी में रखेंगे, अपने पास रख के करवाएंगे। तो इसलिए दे रखा है अंडर क्लोज सुपरविजन। दे डू नॉट लिव इंडिपेंडेंटली बट रिसीव केयर फ्रॉम रिलेटिव्स और इन इंस्टीट्यूशंस। वे खुल करके तो जीवन नहीं जीते हैं लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं
उनसे अगर देख रेख हो तो वो अपना लाइफ को चला सकते हैं। ये एडिटोरियल बोर्ड का छपा हुआ है 1996 का। दे कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम क्लासरूम, वे क्लासरूम से तो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, बट द पोटेंशियल टू लर्न सेल्फ केयर, लेकिन उनके अंदर संभावना होती है, इतनी ताकत होती है कि अपने आप को कैसे खुद को केयर करे वो सीखे, एडजस्ट इन होम, अपने घर पे रह सके, एंड इकोनॉमिक यूज़फुलनेस इन होम, और घर पर में इकोनॉमिकली तरीके से कैसे रुपया पैसा को संभाले वो जान सकते हैं। शेल्टर्ड वर्कशॉप और इंस्टीट्यूशन, और शेल्टर्ड जो वर्कशॉप या इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको भी ये उनमें इनको रखा जा सकता है या वहाँ पर भी इनकी देखरेख की जा सकती है। स्पेशल स्कूल सेटिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन, और इन प्रकार के चिल्ड्रन के लिए कुछ खास स्कूल सेटिंग जो है उनकी ज़रूरत होती है। आगे दे रखे हैं इसमें कि द रिमेनिंग 90% ऑफ इंडिविजुअल्स विथ मेंटल रिटार्डेशन आर क्लासिफाइड एज माइल्डली और एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, और जब बच्चे में 90% इंडिविजुअल होते हैं जिसमें मेंटल रिटार्डेशन की समस्या होती है, आर क्लासिफाइड एज माइल्डली, उन्हें माइल्डली रूप से क्लासीफाई की जाती है, या एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाया लिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। These individuals go to school and can master many academic skills, but at an older age than a non-retarded child. ये इस इंडिविजुअल जो है स्कूल जाते हैं और बहुत सारे स्किल्स पे अपनी पारंगत हासिल कर सकते हैं, बट एट एन ओल्डर एज, लेकिन ओल्डर एज में नहीं कर पाते हैं उनको छोड़ करके, या नॉन रिटार्डेड चाइल्ड की तुलना में जितना करते हैं, क्योंकि नॉन रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं जिनमें रिटार्डेशन नहीं होती है, वो जितना बुढ़ापा में कर लेंगे उतना ये जाकर के ओल्ड एज में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इंडिविजुअल्स विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कैन लीड इंडिपेंडेंट लाइव्स, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होते हैं वो अपना खुल के ज़िंदगी जी सकते हैं या उनको आगे बढ़ा सकते हैं। मैनी पीपल विद माइल्ड रिटार्डेशन वर्क एंड सम ऑल्सो मैरी, कुछ माइल्ड जो है बहुत सारे ऐसे रिटार्डेशन वाले होते हैं वो काम भी करते हैं और कुछ अपना शादी भी कर लेते हैं, मैरी भी कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स that focus on vocational and social skills help individuals with mild mental retardation to become somewhat productive citizens and satisfied human beings. कहते हैं कुछ विस्तृत अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए जो कि वोकेशनल और सोशल स्किल्स के ऊपर हेल्प, मतलब ट्रेनिंग के ऊपर हेल्प करती है, काम करती है, तो ये इंडिविजुअल को हेल्प कर सकती है, खास करके ऐसे इंडिविजुअल्स को जिसके अंदर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होती है, और जिससे वो कुछ प्रोडक्टिव सिटीजन्स, समवॉट प्रोडक्टिव सिटीजन्स मीन्स कुछ सिटीजन्स ऐसा बन सकते हैं जो कि कुछ कंट्री के लिए कुछ कर सके और साथ में अपने आप को सेटिस्फाई रख सकते हैं। ये बॉमेस्टर का जो है ये स्टेटमेंट है 1995 का। आगे है 3.6.3 में कॉजेज़ फॉर मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का आखिर में कारण क्या क्या होते हैं? तो देयर आर मेनी कॉजेटिव फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन। अगर आप इन कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर में मेंटल रिटार्डेशन, आखिर बच्चे मेंटली रिटार्डेड क्यों हुआ, क्या उसके साथ समस्याएं हुई। तो दिस कैन बी क्लासिफाइड इन 3 स्टेजेस। तो इन चीज़ों को 3 स्टेज में जो है क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला तो है प्रीनेटल, दूसरा है पेरीनेटल, नेक्स्ट है पोस्टनेटल, और ये सारे जो होते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन की चीज़ें बनती है। अभी आपको पता लग जाएगा ये सारे प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल में जो है मेंटल रिटार्डेशन कैसे होती है। तो अगर आप प्रीनेटल की बात करें, जन्म से पहले की बात करें, तो इन दिस वन कम्स अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। तो इसमें भी व्यक्ति को, वन मतलब यहाँ पे फिर से पर्सन होगा या चाइल्ड होगा, बहुत सारे जो है डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर में सबसे पहले जो डिसऑर्डर आती है वो आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए मैं तो पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो उसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो आप इसमें देख सकते हैं एक बार फिर से। कहते हैं इसमें कि एनी एबनॉर्मेलिटी, मतलब कोई भी अगर असंगतता होती है, चाहे वो क्रोमोसोम्स की जो संख्या है या स्ट्रक्चर है उसमें, ये मेंटल रिटार्डेशन के रिजल्ट बन सकती है, कारण बन सकती है।
मेजर टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नॉन एज डाउन सिंड्रोम। अब बहुत ऐसे प्रकार के मेंटल रिटार्डेशन होते हैं जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जिसे कि डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इन दिस कंडीशन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कहते हैं इस अवस्था में, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब गर्भावस्था का समय होता है, कॉन्सेप्शन का मतलब केवल ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से बना हुआ वर्ड ही नहीं होता है। यह कॉन्सेप्शन का मतलब होते हैं जब बच्चा गर्भ में तैयार हो रहा होता है तो उसको कॉन्सेप्शन कहा गया है यहाँ पे। तो उस टाइम में क्या होते हैं उसके बारे में दे रखे हैं। ए पीस ऑफ क्रोमोसोम्स 21 बिकम्स अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम, मतलब जो 21 क्रोमोसोम्स की जो टुकड़ा होती है, पीस होती है, ये दूसरे क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाते हैं। देखिए ध्यान से, बिकम्स अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम ऑफ्टन नंबर 14 ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, और अक्सर इनकी संख्या जो होती है वो 14 हो जाती है जब सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। तो इफ़ द रिजल्टिंग स्पर्म और ओवम रिसीव्स ए क्रोमोसोम 14 और अनदर क्रोमोसोम विद ए पीस ऑफ क्रोमोसोम 21 attached and retains the chromosome 21 that lost its section due to translocation, then the reproductive cells contain the normal or balanced amount of chromosome 21। यहाँ पे थोड़ा सा गणित देखना होगा आपको बायोलॉजी के अनुसार से। कहते हैं कि अगर रिजल्टिंग स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम के बारे में आप जानते होंगे, स्पर्म जो होते हैं वो मेल से रिलीज़ होते हैं और ओवम जो होते हैं वो फीमेल से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर ये दोनों मिल करके इनको 14 अगर क्रोमोसोम्स मिलता है या दूसरे क्रोमोसोम्स मिलते हैं विद ए पीस ऑफ क्रोमोसोम 21, और अगर ये 21 जो पीस क्रोमोसोम होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं और इनके अंदर में जो 21 क्रोमोसोम होते हैं वो धारण कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, दैट लॉस्ट ए सेक्शन ड्यू टू ट्रांसलोकेशन, जो कि ट्रांसलोकेशन होने के कारण अपनी जगह को खो बैठते हैं। देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन द नॉर्मल और बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, तब रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उसमें नॉर्मल या बैलेंस्ड की संख्या होती है क्रोमोसोम की, जो होती है 21। इट इज़ ऑटोसोमल और अदर, ये तो या तो ऑटोसोमल होती है या अदर होती है। इट इज़ सिंपली एन एरर इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम 21। कहते हैं कि यह सिंपली रूप से भूल होती है, गलती होती है जब क्रोमोसोम 21 का स्थानांतरण होता रहता है या ट्रांसलेशन होता है। तो कहने का मतलब 2 कॉपी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉपी कितनी बन जाती है, 3 कॉपी बन जाती है। तो 3 कॉपीज़ इंस्टेड ऑफ 2। एक चीज़ और है कि बायोलॉजी का है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इनको बहुत तरीके से समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अदर एबनॉर्मलिटीज़ एसोसिएटेड विद MR इंक्लूड फ्रेजाइल X syndrome, where the tip of X chromosome breaks off and trisomy 13 and trisomy 18 caused by presence of 3 chromosomes instead of 2 chromosomes। कहते हैं दूसरे जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो MR से संबंधित होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन से, उसमें फ्रेजाइल X syndrome शामिल होते हैं। फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर होते हैं X syndrome। ठीक है, वेयर द टिप ऑफ X क्रोमोसोम, जहाँ पर में X क्रोमोसोम का जो सबसे ऊपरी छोर या किनारा होते हैं वो टूट जाते हैं। एंड ट्राइसोमी 13 एंड ट्राइसोमी 18, और ये ट्राइसोमी 13 और ट्राइसोमी 18 होते हैं। और ये क्यों होते हैं, तो ये 2 क्रोमोसोम्स के बदले जब 3 क्रोमोसोम की उपस्थिति हो जाती है, प्रेजेंस हो जाती है, तो उनके कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें आगे दे रखे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। डिफेक्ट इन द जीन्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग कैन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं जो जीन माता पिता से उनके संतान में, ऑफस्प्रिंग मीन्स यहाँ संतान होगा, चाइल्ड होगा, उसमें जब प्रवेश हो रही होती है, प्रवेश की जाते हैं, ट्रांसमिट की जाती है, और अगर उनके अंदर में डिफेक्ट आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो इससे मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन सकता है। इसीलिए कहते हैं ये सब सारी चीज़ें जो हस्बैंड वाइफ के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये सब सारी चीज़ें जो होती है गॉड गिफ्टेड होती है। ठीक है,
तो अगर कोई बच्चा जो है इस तरह का मिलता है या किसी भी पेरेंट्स के ऐसे बच्चे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। ये सब सारी नेचुरल प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जीन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से और वो बच्चों तक जाते हैं, और कौन जानता है कि जीन सही जाएगा या गलत तरीके से प्रवेश करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इवन इफ द डिफेक्ट इज़ नॉट विद द पेरेंट्स द ऑफ स्प्रिंग में एक्वायर सम कंडीशंस विद मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं कि भले ही पेरेंट्स में कोई खराबी ना हो, दे भी रखा है यहाँ पे देखिए, इवन इफ द डिफेक्ट इज़ नॉट विद द पेरेंट्स, लेकिन जो संतान है ऑफ स्प्रिंग है उन्हें मेंटल रिटार्डेशन के कुछ जो है कंडीशन वो एक्वायर कर लेते हैं, मतलब मेंटल रिटार्डेशन कुछ लक्षण उसके अंदर में आ जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद MR इज़ फेनिलकेटोनूरिया। इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाती है जो कि MR से जुड़े होते हैं। यह है फेनिलकेटोनूरिया दैट इज़ ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ 2 रिसेसिव जीन्स, जो कि 2 जो रिसेसिव जीन्स होती है उनके इनहेरिटेंस के कारण होती है, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, जो कि एक माता से और एक पिता से उनको मिलता है। आगे चलते हैं, वो है आपका इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन देखिए दे रखे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ़ द वुमन गेट्स एफ्लिक्टेड बाय रूबेला, जर्मन मेजल्स और हार्पिस। कहते हैं जब गर्भावस्था का समय होता है उस समय अगर वुमेन को रूबेला जैसे चीज़ों से वो पीड़ित हो जाए, जिसको जर्मन मेजल्स कहा जाता है, या हार्पिस के जरिए पीड़ित हो जाए, खास करके ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब गर्भावस्था का जो है पहला 3रा महीना होता है, कैन डैमेज द डेवलपिंग ब्रेन ऑफ द फीटस। तो इससे क्या होती है, जो भ्रूण होती है वो जो डेवलप, उनके अंदर जो ब्रेन डेवलप कर रही होती है, जो दिमाग डेवलप कर रही होती है, उनको ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, आगे है माता के अंदर अगर बीमारियां होती है, मैटरनल डिजीजेस वहीं दे रखे हैं इसमें। तो इफ़ द वुमेन सफ़र्स फ्रॉम डिजीजेस लाइक सेफेलिस एट्सेट्रा, कहते हैं अगर वुमेन को सेफेलिस जैसी बीमारी जो है अगर वो पीड़ित हो रही होती है, देन द ऑफ स्प्रिंग में डेवलप मेंटल रिटार्डेशन, तो उनके जो संतान होते हैं उनके अंदर जो है मेंटल रिटार्डेशन डेवलप हो सकते हैं। ऑल्सो डिफिशियंसी एंड एक्सेसेस ऑफ आयोडीन इन द मदर्स डाइट कैन रिजल्ट इन कंडीशंस लाइक क्रेटिनिज्म एंड डिफेक्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीडिंग टू MR। कहते हैं साथ ही साथ अगर मदर के अंदर में, मदर की डाइट में अगर आयोडीन की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या उनके अंदर में कमी होती है, जैसे कि, तो इससे क्रेटिनिज्म का जो है स्थिति पैदा हो जाता है और इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसमें खराबी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाती है दे रखे हैं, और इससे मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन सकता है। आगे है एक्सपोजर टू एक्सरेज। अगर एक्सरे के सामने उसको रख दिया जाए तो कहते हैं यहाँ पर में एक्सपोजर टू एक्सरे ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इफ द मदर यूजेस हार्मफुल ड्रग्स स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड सम एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड हार्मोन्स, दिस कैन डैमेज द ग्रोइंग फीटस। वहीं दे रखे हैं कि शुरुआत के जो प्रेगनेंसी के महीने होते हैं यहाँ पर में अगर मदर कुछ हानिकारक दवा या ड्रग्स का सेवन करते हैं, खास करके कैंसर जैसे ट्रीटमेंट की दवा का, या कुछ एपिलेप्टिक ड्रग और हार्मोन होते हैं उसका, एपिलेप्टिक मतलब जो मूर्छा होती है, मूर्छा आ जाती है शरीर में, तो इससे भी जो फीटस भ्रूण होती है जो बढ़ रही होती है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोजर टू एक्सरेज का यही मीनिंग दे रखा है कि एक्सरेज के सामने उसको एक्सपोज करना या ये सब सारी चीज़ों को सेवन करना। ठीक है, जो दे रखे हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। पेरीनेटल स्टेज उसके बाद है। तो प्री मैच्योर बर्थ बॉर्न बिटवीन 28 वीक्स और 34 वीक्स। कहते हैं अगर मैच्योर नहीं होते हैं बच्चा, अगर उससे पहले बर्थ हो जाती है, अगर उनकी बर्थ जो है वो 28 वीक से 34 वीक के भीतर हो जाती है, तो लो बर्थ वेट या बर्थ के समय उनकी वेट कम होती है, 2 किलोग्राम से भी कम होती है, मतलब 2 किलो से भी कम होते हैं। एनॉक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म लेने के तुरंत बाद ही। तो अफेक्ट द ब्रेन, इससे क्या होती है, ब्रेन पे असर पड़ता है, लीडिंग टू MR, और इससे मेंटल रिटार्डेशन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फोर्सेप्स डिलीवरी होती है, ये आपको मैं
किस तरीके से समझाऊं कि डिलीवरी के समय में सही तरीके से डिलीवरी नहीं कराया जाता है। बर्थ इंजरीज़, बर्थ के समय में बच्चे को कोई चोट लग जाती है, इंजरीज हो जाती है। हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेन डैमेज, तो ब्रेन डैमेज से इसकी जो रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे दे रखे हैं पोस्ट नेटल स्टेज, मतलब जन्म लेने के बाद का स्टेज। तो मैल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो 2 साल होते हैं उस समय में जो अगर बच्चे के अंदर में कुपोषण की शिकायतें आ जाती है, अगर पॉइजनिंग इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाते हैं या इंसेफेलाइटिस होते हैं, ब्रेन फीवर होते हैं, या बार बार अगर बच्चे के अंदर में फिट आ जाती है या हेड इंजरी होती है, सिर में चोट लगती है, तो ये भी एमआर का लक्षण हो सकती है। आगे दे रखे हैं आपके वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड, मतलब मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड की क्या लक्षण होती है उसके बारे में दे रखे हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड डिप्रिवेशन लाइक लैक ऑफ एडिक्वेट मदरिंग एंड पेरेंटल केयर रिजल्ट्स इन ए रिटार्डेड रेट ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं कि शुरुआत के जो चाइल्ड के अगर हम दूर रखते हैं, जैसे कि उनको प्रॉपर तरीके से मदर का प्यार नहीं मिल पाता है या माता पिता की जो है केयर नहीं मिल पाती है, तो इससे रिटार्डेशन की जो लेवल होती है, रेट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। द सीवियर एनवायरमेंटल deprivation in the form of physical, emotional, cultural and intellectual poverty during infancy and childhood results in the retardation of the child's intellectual development even when his potential at birth is normal. School maladjustment tends to retard the development of the child. कहते हैं जो बहुत ही गहरा जो एनवायरमेंटल जो डिप्रिवेशन होती है, ख़ास करके फिज़िकल, इमोशनल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल पावर्टी जो होती है उनके अंदर में आ जाती है, मतलब ये सारी परेशानियां उनके अंदर में आ जाती है जब वो शिशु होता है या इन्फेंसी होता है या जब बच्चा होता है, चाइल्डहुड होता है, तो और इससे क्या होते हैं, रिटार्डेशन का वो कारण बनते हैं और इससे चाइल्ड की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो अच्छा नहीं हो पाता है। इवन व्हेन हिज पोटेंशियल एट बर्थ इज़ नॉर्मल, मतलब ऐसा कहता है कि ऐसा बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसा संभावना होता है कि वो फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि वो स्कूल मैल एडजस्टमेंट हो जाते हैं, स्कूल में अच्छे तरीके से वो नहीं रह पाते हैं। टेंड्स टू रिटार्ड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और इससे भी क्या होते हैं कि जो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है वो जो होती है रुक जाती है, रिटायर्ड होने लगती है। आगे हैं 3.7 में विजुअली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, मतलब ऐसे हैंडीकैप्ड चाइल्ड जिनको देखने में जो है प्रॉब्लम होती है, इन्हीं को जो है विजुअली हैंडीकैप्ड चाइल्ड जो है वो बताया गया है इसमें। दिस चाइल्ड कैन बी एजुकेटेड इन ए रेगुलर क्लासरूम, इन्हें रेगुलर क्लासरूम में जो है एजुकेट किया जा सकता है नॉर्मल बच्चों के साथ, अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन। द रिटन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर दिस चाइल्ड इज़ थ्रू ए सेंस ऑफ टच, और रिटन कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है ऐसे बच्चों की वो टच के सेंस के जरिए होती है। द टच सिस्टम इज़ नोन एज ब्रेल, आपको पता है कि ब्रेल का आविष्कार किया गया था इन्हीं विजुअल बच्चों के लिए जिनको देखने में दिक्कत होती थी, तो ब्रेल को टच करके जो है ये सेंस, उसी सेंस से जो है पढ़ाई करते हैं। द ब्लाइंड चाइल्ड मेक्स यूज़ ऑफ अदर सेंसेस, जो अंधे बच्चे होते हैं या ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं वो दूसरे सेंस से जो है उनको समझते हैं। द ईयर एंड सेंस ऑफ टच फॉर लर्निंग थ्रू कॉम्पेंसेटरी स्किल सच एज ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग, और ईयर जो है और सेंस ऑफ टच जो है वो लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है कॉम्पेंसेटरी स्किल्स के लिए, जैसे कि ब्रेल का यूज़ किया जाता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। आगे दे रखिए हाउएवर स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड टू मूव अबाउट इंडिपेंडेंटली इन द एनवायरनमेंट, लेकिन फिर भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों के लिए जिससे वो खुल करके अपनी एनवायरनमेंट में घूम फिर सके, चल फिर सके। द ब्लाइंड चाइल्ड कैन बेनिफिट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विथ साइटेड चिल्ड्रन, ब्लाइंड जो चाइल्ड होते हैं वो इंस्ट्रक्शन से जो है फ़ायदा ले सकते हैं, ख़ास करके ब्लाइंड चाइल्ड अगर साइटेड चिल्ड्रन के साथ रखा जाए, ऐसे बच्चे के साथ जो देखते हैं तो उनको जो है फ़ायदा मिल सकता है। देयर बाय गेनिंग द सेम सोशल एटीट्यूड्स, सम इंफॉर्मेशन एंड डेवलप द सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और इस तरीके से उन्हें एक ही प्रकार की सोशल एटीट्यूड उनके अंदर आ जाती है।
एंड डेवलप द सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और इनके अंदर में जो है वो इसी लेवल की कॉन्फिडेंस जो है वो विकसित हो जाती है। ए ब्लाइंड चाइल्ड इज़ फर्स्ट ए चाइल्ड एंड ए ब्लाइंड चाइल्ड लेटर, एंड सो ही हैज़ टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज एनी अदर चाइल्ड विद द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। कहते हैं कि ब्लाइंड चाइल्ड जो होते हैं वो पहले एक ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं और बाद में जो है वो कुछ और होते हैं, इसीलिए उन्हें जो है इसी किसी और बच्चे की तरह जो है ट्रीट की जानी चाहिए, उसी स्टैंडर्ड या तरीके से ट्रीट की जानी चाहिए, और नॉर्मल चाइल्ड की जो उम्मीद होती है उसी लेवल की उम्मीद बना के उसके साथ जो है उनकी देखरेख की जानी चाहिए। और रिसोर्स टीचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन ऑफ ब्लाइंड चाइल्ड, और एक ऐसा टीचर जो कि इसके लिए अच्छा कुछ प्रबंध करवा सके उनकी ज़रूरत होती है, जिससे कि ब्लाइंड चाइल्ड को अच्छे से अच्छे कंसल्टेशन मिल सके। आगे चलते हैं, इसमें आगे है 3.7.1 में कॉजेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। आखिर में विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण क्या क्या होते हैं, किन कारणों से विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। द कॉजेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्यूलर एंड जनरल इंजरीज। विजुअल इम्पेयरमेंट के जो कारण होते हैं उन्हें ऑक्यूलर और जनरल इंजरीज में रखा जाता है। अभी ऑक्यूलर कॉजेज और जनरल क्या है वो नीचे दिए गए हैं। ऑक्यूलर में होते हैं दीज आर ड्यू टू कॉन्जेनिटल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये कॉन्जेनिटल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण होते हैं, जैसे कि आइज डू नॉट डेवलप, इनमें जो आँखें होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। आई बॉल एबनॉर्मली स्मॉल, जो आँख की जो बॉल होती है वो स्मॉल होती है, एबनॉर्मल होती है, सामान्य नहीं होती है। एट्रॉफी ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व में जो है आपको समानता नहीं दिखाई देती है। रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, आई बॉल में जो है लगातार अपने आप जो है हलचल जो है आपको दिखाई पड़ेगी, इनवॉलेंट्री अपने आप ही। आइरिस फेल्स टू डेवलप, आइरिस जो है डेवलप नहीं हो पाती है। एंड विजुअल एक्यूएटिव बिकम्स पुअर, और जो देखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। तो आई डिसऑर्डर से इसमें एल्बिनिज्म, रेटिनोब्लास्टोमा, मेलानिन ट्यूमर, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, ये जितने भी होते हैं ये विजुअल इम्पेयरमेंट के जो है कारण बनते हैं। आई डिजीज़ में जो है ट्रैकोमा कंटेजस डिजीज़ होते हैं, कॉन्जेक्टिवा और कॉर्निया होते हैं, कंजंक्टिवाइटिस होते हैं। ये नए बच्चों में अगर होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट में। आगे चलते हैं, जो समान डिजीज़ होते हैं इसमें सेफेलिस या सिफिलिस जो भी आप बोलते हैं, एंड गोनोरिया, ये कॉमन कॉजेज़ होते हैं ब्लाइंडनेस के। और इसके अलावा अगर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, C एंड D अगर इनकी कमी होती है, डिफिशिएंसी होते हैं, तो ये भी इनसे जुड़े होते हैं विद इम्पेयर्ड विजुअल फंक्शनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन 2, विटामिन C एंड D। इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स दे रखे हैं इसमें। खास करके इंजरीज और एक्सीडेंट्स होते हैं, केमिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे कि जल जाते हैं मान के चलिए, टबैको, अल्कोहल डैज होते हैं, ये भी इम्पेयरमेंट के कारण होते हैं, खास करके विजुअल इम्पेयरमेंट के। ए मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ A+, मल्टी सेंसरी में क्या अप्रोच यूज़ करते हैं तो A+ का, और इसमें ब्रेल का यूज़ करते हैं, और इनका इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन में, खास करके ऐसे बच्चों के लिए। आगे है 3.8 में हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। अभी तक आपने देखा कि पीछे वाले में कि ऐसे बच्चे जिनमें कि देखने की क्षमता कम होती है वो इम्पेयरमेंट होती है। अब इसमें देखेंगे कि खास करके, तो इसमें बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ामिनेशन है, और ये पार्ट जो है हो सकता है कि लास्ट पार्ट हो जाए। इसके बाद मैं टूर पे जा रहा हूँ, तो मैं वीडियो हो सकता है अभी 1, 2 दिन 4 दिन नहीं बना पाऊँगा, तो बाकी फिर से हम वीडियो बनाने का काम जो है कंटिन्यू करेंगे। और अगर टूर पे भी मौका मिल जाएगा तो मैं वहाँ भी कोशिश करूँगा, कहीं ना कहीं मैं इसको बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर में कि कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हियरिंग हैंडीकैप होते हैं, खास करके इनमें सुनने की जो है क्षमता होती है बहुत कमज़ोर होती है, तो खास करके ऐसे बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग कराई जाती है, मतलब कैसे सुने उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उन्हें हियरिंग एड्स दी जाती है। ठीक है, सेवरल ओरल टेक्निक्स, इसमें ओरल टेक्निक्स दी जाती है,
जिसका इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के लिए। द करिकुलम इज़ द सेम एज इट इज़ फॉर द नॉर्मल चाइल्ड। इसमें जो बच्चे का जो पाठ्यक्रम होते हैं, करिकुलम होते हैं, वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही होते हैं। द चाइल्ड्स लर्निंग कैन बी इंटीग्रेटेड इन द रेगुलर स्कूल। और चाइल्ड की जो सीखने की जो क्षमता होती है उन्हें रेगुलर स्कूल में जो है रखी जाती है, इंटीग्रेट की जा सकती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफेक्ट इज़ इन हिज हर प्रोनाउंसिएशन एंड डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। खास करके कहते हैं सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण जो डिफेक्ट होती है, तो कहते हैं जो सिग्निफिकेंट डिफेक्ट होती है ऐसे बच्चों में खास करके वो होती है उच्चारण की, प्रोनाउंसिएशन की, और ख़ास करके जो ठीक ठाक जो कॉन्सेप्ट होती है उनको समझने में उनकी कठिनाई होती है। ए रिसोर्स टीचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज हर स्पीच डेवलपमेंट। और उनकी स्पीच डेवलपमेंट के लिए एक रिसोर्स टीचर की जो है वो ज़रूरत होती है। आगे है कॉजेज़ ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस के क्या सब कारण होते हैं? तो बिसाइड्स ऑर्गेनिक कॉजेज, हियरिंग लॉस इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ साउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू द यहाँ पे कॉक्लिया और टू द ऑडिटरी नर्व ड्यू टू जेनेटिक एंड और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कहते हैं ऑर्गेनिक कॉजेज के अलावा जो हियरिंग लॉस होती है वो न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन से जुड़े होते हैं साउंड की, जो कि खास करके जो कॉक्लिया होते हैं या ऑडिटरी नर्व होते हैं उनके डैमेज होने का कारण बनती है, क्योंकि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से कारण होती है, ड्यू टू जेनेटिक एंड और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देख लेना, मैं इसको बहुत ब्रॉडली अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं उतना इसको डीप में अंदर जा कर के नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे पता है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स खास करके हैं वो इनको बहुत ही डीपली अंदर जा कर के प्रयास करते होंगे। अगर मैं इसी तरीके से सोशल साइंस वाले स्ट्रक्चर में चला जाऊंगा, अगर पॉलिटिकल साइंस का कहीं मैटर आ जाता है उसमें चला जाऊंगा, अगर मैं इसको हिस्ट्री के लेवल पे देखने लगूंगा तो ये एक एक चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। और मुझे पता है कि हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट अगर इसको देख रहा होगा तो उसका नज़रअंदाज कुछ और होगा, अगर इसको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट देखता होगा तो उसका नज़रअंदाज कुछ और होगा, और अगर इसमें अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का स्टूडेंट देखता होगा तो वो सोचता होगा अभी कि काश ये कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व के बारे में सर कुछ और ज़्यादा करके बता देते तो कुछ और अच्छा हो जाता। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन जो होती है उसमें आपको स्मार्ट तरीके से लिखने की ज़रूरत होती है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो मेन पॉइंट है उसको आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसी कारण से मैं सीधा इसको करते जा रहा हूँ, जिससे कि वीडियो भी लंबा ज़्यादा न बन पाए और साथ ही साथ आपको हेल्पफुल भी ये हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये सब कुछ जो कारण दे रखे हैं इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है जेनेटिक कॉज। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी ड्यू टू डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन ट्रांसमिशन। ये डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन ट्रांसमिशन के कारण होती है। मैटरनल डिजीज एंड इन्फेक्शन, अगर माता के अंदर में बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो उनके कारण भी हो सकता है, जैसे इसमें देवी रखे हैं। इफ़ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द वुमेन सफर्स फ्रॉम डिजीज लाइक रेबुला, मम्स टाइप डायबिटीज़, लिवर डिजीज एंड इन्फ्लुएंजा, दिस में अफेक्ट द इन्फेंट्स हियरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर में अगर प्रेगनेंसी के समय में अगर वुमेन को ये सब सारी बीमारियाँ हो, रूबेला हो, मम्स हो, डायबिटीज़ हो, लिवर डिजीज़ हो, इन्फ्लुएंजा हो, तो इससे जो शिशु होते हैं उनके सुनने की जो कैपेसिटी है वो प्रभावित हो सकती है। ओवरडोज ऑफ ड्रग्स लाइक क्विनीन, LSD एंड सच अदर psychoactive drugs, also malnutrition, brain fever, brain tumor etc. may adversely affect the child's hearing capacity। कहते हैं अगर ड्रग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, इसमें क्विनीन, LSD और इसमें आपको कुछ और प्रकार के साइको एक्टिव ड्रग्स है, या इसमें कुपोषण भी शामिल होते हैं, मैलन्यूट्रिशन, ब्रेन फीवर है, ब्रेन ट्यूमर है, ये भी बुरी तरीके से एडवर्सली जो है वो चाइल्ड की हियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। आगे हैं बर्थ के समय में लैक ऑफ ऑक्सीजन, फोर्सेप्स डिलीवरी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो, फोर्सेप्स डिलीवरी हो, डिलीवरी सही तरीके से ना कराया जाए, समय से पहले अगर जन्म हो, प्रीमैच्योर बर्थ हो, अगर एनेस्थेटिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाए डिलीवरी के टाइम में। एनेस्थेटिक एजेंट्स का मतलब होता है जो दर्द कम करने की जो दवा होती है उसको एनेस्थेटिक एजेंट्स कहा जाता है। अगर इसका यूज़ डिलीवरी के टाइम में किया जाता है तो इससे भी हियरिंग प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट बर्थ। तो ईयर डिस्चार्ज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हियरिंग लॉस। अगर कान बहने लगती है, कई लोगों का कान से पानी निकलने लगता है,
तो अगर ईयर डिस्चार्ज होती है तो ये भी ईयर जो है हियरिंग लॉस का एक इम्पॉर्टेंट कारण बन सकता है। अदर कॉजेज़ में भी मिडल ईयर इन्फेक्शन, अगर मिडल ईयर में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, टाइफाइड हो जाए, नेज़ल कैविटीज़ में आपको इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस या गाइटिस हो जाए, हुपिंग कफ हो, हुपिंग कफ मीन्स सूखी खांसी हो, तो इससे भी हियरिंग लॉस होती है। रेमेडियल मेजर्स इंक्लूड विजुअल प्रेजेंटेशन विद ओरल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच विच आर ऑल यूज्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ द डेफ चाइल्ड। कहते हैं इसमें सुधार करने वाले उपाय जिसमें विजुअल प्रेजेंटेशन है और ओरल इंस्ट्रक्शन है या अनेक प्रकार के जो है सेंसरी अप्रोच है, अगर इसमें शामिल होते हैं तो ये सभी जो है ये यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन के लिए, ख़ास करके डेफ चाइल्ड के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम वीडियो को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ जो है जो हम बताए हैं वही हम करेंगे। 2 या 3 डेज़ के बाद वीडियो को अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी इसमें हैं बीपीसी में ख़ास करके लगभग टोटल करेंगे, और साथ ही साथ में बीए के कुछ और भी जो कोर्सेज़ हैं उनका भी हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे। लेकिन टाइम की अभाव जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे जो ये आपका जो ये इसमें जो करिकुलम होती है या कॉन्सेप्ट होती है उतना ज़्यादा मुझे नहीं लेना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। तो मेन है टाइम की मेरे पास बहुत कमी होती है, मुझे बहुत सारा काम करना होता है, अकेले काम करना होता है। इसीलिए अगर वीडियो टाइम पे ना आ पाए तो आप इसको माइंड मत करना। आपको जितना दिया जाता है वो बिल्कुल, अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया तो भी आप एग्जामिनेशन में बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो। जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको करवा रहा हूँ, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि पीएचडी किया हुआ भी जो अगर कोई व्यक्ति साइकोलॉजी में पीएचडी किया हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है उसे सब कुछ आता होगा। इसीलिए जहाँ से आपको जो सोर्स मिलता है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि यही चैनल आप देखो, आपको जहाँ से भी सोर्स मिलता है, जहाँ से अच्छा लगता है उसको आप देखो, लेकिन किसी भी तरीके से आप पढ़ाई करो और किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा करो। चलिए बाय देन टेक केयर योरसेल्फ, मिलते हैं अदर पार्ट्स ऑफ वीडियोज़ में।